बहुत समय पहले की बात है। धोनकपुर गांव में रवि अपनी छोटी बहन मनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब रवि 10 साल का था, तभी उसके माता-पिता इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। माँ बाप के गुजरने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके, इसलिए रवि खुद का और मनु का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करता था। अरे रवि, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो आज कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ जी, आपने ये कहकर 1 महीना गुजार दिया कि आज पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा, पर सेठ जी, आपका वो कल तो कभी आता ही नहीं। रवि, शुक्र कर कि मैंने तुझे काम पर रखा है, नहीं तो तुझे काम कौन देता। और रही बात पैसों की, तो मैं 1-2 दिन में तेरे पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। फिर मनीदास वहां से चला जाता है। रवि को मजबूरन वहीं काम करना पड़ रहा था, ताकि किसी तरह वो अपने पिछले महीने की मजदूरी के पैसे ले सके। रात को रवि घर आता है। छोटी, कहाँ हो तुम? जरा कुछ खाने के लिए लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अंदर से मनु की आवाज आती है। हाँ भैया, अभी लाई। आप मुंह हाथ धो लो तब तक। छोटी, मैं मुंह हाथ धोकर आया हूँ, तुम जल्दी से खाना लाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तब तक मनु खाना लेकर रवि के पास आती है और उसके सामने रख देती है। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी है। तो फिर आज मैं 5-6 रोटियां खाऊंगा। और छोटी, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, चलो साथ में खाते हैं। फिर दोनों भाई बहन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। भैया, मेरे स्कूल की पूरी फीस बाकी है। मास्टर जी ने कहा है कि अगर 3 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे कक्षा में बैठने नहीं देंगे, और तो और स्कूल से नाम भी काट देंगे। और भैया, अगर ऐसा हुआ तो मेरी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, फिर मुझे उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। छोटी, तुम रो मत, मुझे कल परसों तक पैसे मिल जाएंगे और फिर तुम्हें कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। भैया, आज अगर अम्मा बाबा होते तो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको मजदूरों की तरह काम नहीं करना पड़ता। आप भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर रहे होते। हाँ छोटी, वो तो है, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। अब जो होना था वो हो गया। हम अपने बीते कल को याद करके यूँ दुखी होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अम्मा बाबा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ छोटी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना। ये रवि तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ भैया, आपने कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आप ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों हो। मैं आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जिससे आपको और मुझे दोनों को तकलीफ हो। दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह रवि सीधा सेठ हट मनीदास के घर जाता है। अरे भाई, कहाँ घुसा जा रहे हो? पता नहीं है क्या, बिना इजाजत के सेठ जी के घर में नहीं जा सकते। देखो भाई, मैं सेठ जी के खेतों में काम करता हूँ, मुझे उनसे मिलने दो, एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, रुको, मैं अभी सेठ जी से पूछ कर बताता हूँ। नौकर अंदर जाता है और सेठ से सारी बात कहता है। रामू,
रवि से कह दो कि सेठ जी किसी काम से शहर गए हुए हैं, कल आना। अभी वो यहाँ नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो। रामू रवि के पास आता है और उसे कहता है, अरे भाई जाओ जाओ, सेठ जी घर पर नहीं हैं, वो किसी जरूरी काम से शहर गए हुए हैं। पर अभी तो तुमने कहा था कि मैं अंदर जाकर सेठ से पूछ कर आता हूँ, और अब कह रहे हो कि सेठ जी नहीं है। देख रवि, मैंने जितना कहा है उतना सुन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेठ जी से मिलना है तो कल शाम को आना, समझे? और अब तू चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो मुझे तुझे धक्का मारकर यहाँ से भगाना पड़ेगा। रवि बिना कुछ कहे वहां से चला आता है और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रवि, तुझे अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल चोटी को स्कूल से निकाल देंगे। तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रवि वहां से उठता है और गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। तभी सामने से आ रहा जमींदार रवि के पास आता है और कहता है, अरे बेटा रवि, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? वो क्या है ना काका, मनु के स्कूल की फीस जमा करनी है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं सेठ मनीदास के पास गया था अपना मेहनत का पैसा लेने, पर उसके नौकर ने मुझे ये कहकर भगा दिया कि सेठ जी घर पर नहीं है। अब काका आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अरे रवि, बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। रवि जमींदार के साथ उसके घर चला जाता है। दोनों सोफे पर बैठते हैं। जमींदार लालू प्रसाद अपने नौकर से कहता है, सोनू, जरा वो जो मेरे कमरे में अलमारी है ना, उसमें एक कागज रखा है, उसे ले आओ। जी जमींदार साहब, अभी लाया। और सुनो, वो जो तिजोरी है ना, उसकी चाबी भी उसी अलमारी में है। तिजोरी से नोटों की 2 गड्डी भी निकाल लाना। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहें। सोनू अंदर जाता है और थोड़ी देर में एक कागज और कुछ पैसे लेकर मेज पर रख देता है। रवि बेटा, ये रहे तुम्हारे पैसे। बस तुम इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। रवि चौंक जाता है। उसे पहले से ही शक था कि जमींदार इतनी आसानी से पैसे क्यों दे रहा है। वो कुछ देर सोचने के बाद पूछता है, काका, ये कागज किस लिए है और मेरे अंगूठे के निशान क्यों चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, तुम व्यर्थ डर रहे हो। ये कागज तुम्हारे घर के नहीं है, बस एक साधारण कागज है। इस पर इसलिए अंगूठा लगाना होता है ताकि ये प्रमाण रहे कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अगर तुम्हें एतराज है तो रहने दो बेटा, पैसे वैसे ही ले जाओ, और क्या। जमींदार की मीठी बातों में आकर रवि बिना कुछ और सोचे कागजों पर अपने अंगूठे के निशान लगा देता है। जमींदार अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। काका, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूं। अरे बेटा, एहसान कैसा? मनु तो मेरी बेटी जैसी है। तुम ये पैसे ले जाओ और उसे खूब पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो हम सब का नाम रोशन करे। रवि जमींदार को धन्यवाद देता है और वहां से चला आता है। घर पहुंचकर वह ये खुशखबरी अपनी बहन को सुनाता है। छोटी, ये रहे पैसे। अब तुम इन्हें अपने स्कूल में जमा कर दो ताकि तुम पढ़ लिख कर कोई अफसर बन सको और हम सबका नाम रोशन करो। हाँ भैया, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। पर भैया, इतने पैसे आपको कैसे मिले? अरे छोटी, छोड़ो ना, ये बहुत लंबी कहानी है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार का नौकर सोनू रवि के घर आता है और कड़क आवाज में कहता है, रवि, कल तक ये घर खाली कर देना, क्योंकि ये घर अब जमींदार का हो गया है। और अगर कल तक घर खाली नहीं किया तो हम तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे, समझे? रवि के घर में सन्नाटा छा जाता है।
रवि बस सोनू को देखकर खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। सोनू भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो रवि, जो मुझे कहा गया था मैंने वही कहा। इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, स्तब्ध और परेशान। रवि तुरंत ही दौड़ते हुए जमींदार के घर पहुंचा। काका, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मेरा घर आपकी कैसे हो गया? मैंने तो बस आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अरे बेटा, तूने ही तो उन कागजों पर अंगूठा लगाया था। वो दरअसल जमीन गिरवी रखने के कागज थे। अब ना तू पैसे लौटा सकता है, ना जमीन बचा सकता है। काका, आपने तो कहा था कि वो बस प्रमाण के लिए थे। आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा? नहीं बेटा, ये तो कानूनी तरीका है। अब तेरी जमीन मेरी और तू मेरे खेतों में मजदूरी करेगा। जा, अदालत में जाकर देख ले अगर हिम्मत है तो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रवि के आंखों में आंसू भर आते हैं। हे ऊपर वाले, मैंने तो बस अपनी बहन की फीस के लिए हाथ फैलाया था और आपने मुझे सब कुछ खोने दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? रवि घर लौटता है। मनु दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? छोटी, हमने सब कुछ खो दिया। हमारा घर, हमारी जमीन, सब जमींदार के नाम हो गया। मनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रवि मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, जहाँ मेहनत और सच्चाई होगी वहीं हमारा घर होगा छोटी। अब वक्त है फिर से शुरुआत करने का। हम गांव ही छोड़ देंगे और जंगल में जाकर रहेंगे। दोनों भाई बहन को घर छोड़ना पड़ा। अब वे गांव के पास वाले जंगल में जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। छोटी, तुम घर पर रहो और अपना ख्याल रखना। मैं जंगल में जाकर कुछ फल सब्जियां ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। मुझे यहाँ जंगल में रहकर डर लगता है। छोटी, तुम डरो मत। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। बस तुम उसी पर भरोसा रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। रवि की बातें मनु को हिम्मत और हौसला देती हैं। फिर रवि वहां से चला जाता है और शाम तक कुछ सब्जियां और फल जंगल से तोड़कर ला देता है। मनु दरवाजे पर ही खड़ी थी। भैया, आप आ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सोच रही थी आप कहाँ रह गए होंगे। रवि टोकरी नीचे रखता है और मनु से कहते हैं, अरे छोटी, तुम बेवजह डरती रहती हो। अब जितने बुरे दिन हमारे जीवन में आए थे सब आ गए। अब तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। हाँ भैया, पर वो कैसे? छोटी, मैंने जंगल में देखा है कि वहाँ बहुत सारे फल और सब्जियां लगे हुए हैं। अब मैं उन सब्जियों और फलों को तोड़कर दूसरे गांव में बेचूंगा, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। और जब हमारे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो हम एक नया घर खरीद लेंगे, समझी? भैया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। इससे तो हमें खाने पाने की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी और हमारी स्थिति भी सुधार जाएगी। और भैया, अब अंदर चलिए, मैंने खाना बना दिया है, आप चलकर खा लीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं। अगले दिन रवि सुबह सुबह सब्जियां तोड़कर ले जाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। आओ भाइयों, आओ, ताजा ताजा सब्जी, जल्दी आओ। टमाटर 20 रुपए किलो और आलू 12 रुपए किलो। आओ भाई आओ। एक औरत उसके पास आती है। भैया, 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू कर दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। रवि उस औरत को सब्जियां तौल कर दे देता है। उसकी सब्जियां इतनी ताजी थी कि देखते ही देखते उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है। कुछ ही पलों में सारी सब्जियां बिक जाती हैं। पहले दिन ही उसका अच्छा मुनाफा हो जाता है। हे भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सारी सब्जियां बिका दी और हमारी परेशानी को देखा। बस हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखो। फिर रवि खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ता है।